जी, अब देखिए हमने एक जगह जो प्रोकैरियोट्स है, ये बैक्टीरिया है, सेल विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं ये क्या है, ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एक प्रॉपर बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है, और इसी तरह आप देख लीजिए बाउंडेड स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे लाइक इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके अंदर मौजूद होते हैं। ये सारी चीजें इनके अंदर मौजूद होती है। तो हम इन्हीं तरह दो सेल्स को आप स्टडी करते हैं। हमने असल में इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यूकैरियोट्स को देखते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर हमने प्लांट्स और एनिमल सेल को डिस्कस किया। अच्छा, अब इसी रेफरेंस से हम बात करते हैं एक प्लांट सेल की और एक एनिमल सेल की। उनको ड्रॉ करते हैं और फिर उनके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करें। आप एक एनिमल सेल ले लीजिए, देन वी हैव अ प्लांट सेल। एनिमल सेल में अगर आप देखिए तो एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन नहीं है। एडिशनली इट विल बी हैविंग सेल वॉल, और ये सेल वॉल जो है ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है। सेल वॉल के बाद क्या आता है इसमें, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, हमें ये भी डिस्कस करना है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू हैव दिस सेल मेम्ब्रेन। आइदर द प्लांट इज हैविंग सेल वॉल एज वेल, तो दो डबल मेम्ब्रेन की जरूरत क्यों है? फिर वो तो सेल वॉल दे रही है। सेल वॉल होती है हार्ड होती है, डेड होती है, स्टिफ होती है एज कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन, giving it a proper shape, sport. But what is the need to have this cell membrane along with this cell wall? क्या रीजन हो सकती है? एनी स्पेसिफिक रीजन किधर में आ रही है? डिजायर को हार्मफुल चीज है ना दो। शाबाश, ये बैरियर है। आप सिंपली याद रखिए, when you define cell membrane, cell membrane will act as a barrier। ये एक बैरियर होता है। आपने इसके डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन इज पार्शियली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। ये सिलेक्शन करती है मटेरियल्स की। हर मटेरियल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं होता। ये एक बैरियर के तौर पे काम में आती है, जबकि सेल वॉल क्या होती है, फुली परमिएबल। ये एक स्पोर्टिक स्ट्रक्चर हो सकता है प्लांट के अंदर, और क्यों है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी एक रीजन है कि इनके अंदर उतना स्ट्रॉन्ग होम्योस्टैटिक फंक्शन नहीं होता जितना इंसान के अंदर होता है। होम्योस्टेसिस आपको शायद पता हो, आपने भी पढ़ा होगा। होम्योस्टेसिस नहीं पढ़ा होगा आपने भी? होम्योस्टेसिस पढ़ा होगा ना। तो आपको पता होम्योस्टेसिस होता है वो हमारी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करता है। ठीक हो गया? तो हमारे जब भी पानी ज्यादा होगा वो किसी ना किसी तरह से वेंट ऑफ हो जाएगा, जैसे यूरिनेशन ज्यादा हो जाएगी, गर्मियों में पसीना ज्यादा आ जाएगा, बॉडी इसको खुद ही मेंटेन करती है। प्लांट्स के अंदर ऐसी सूरत नहीं है। उनके अंदर बाद में अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल फट सकता है। तो सेल वॉल क्या करती है, सेल को फटने नहीं देती, अदरवाइज उस वक्त सारा प्लांट ही डैमेज हुआ होगा। इसीलिए इन कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए एडिशनली दे विल बी हैविंग दिस सेल वॉल। क्लियर? अच्छा, एक और चीज जिसमें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, बाद में एग्जामिनर जो होता है वो आपको ट्रैक करता है। वो ट्रैक किस तरह करता है, जैसे मैंने यहाँ पे सेल वॉल को डबल मेम्ब्रेन बनाया हुआ है, उसके बाद मैंने सेल मेम्ब्रेन दी है। कभी कभी वो ऐसा नहीं करता। अब यहां पर फर्ज कीजिए वो इसको लेबल कर देते तो बच्चे समझते शायद ये वाली बाहर वाली सेल वॉल थी, ये सेल मेम्ब्रेन थी, ये दोनों ही सेल वॉल थे। तो कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको कोई ऐसी डायग्राम दे दे, उस डायग्राम में सिर्फ वो दो लेयर्स बनाए, सिर्फ ये वाली बना दी। तो आपने याद रखना है कि फिर आप
किस तरह इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन कौन सी है और सेल वॉल जो है वो कौन सी है। उसको फिर आप इस तरह कैटर करेंगे कि आपको पता है प्लांट के अंदर एक सेंट्रलाइज लार्ज वैक्यूल होता है जिसे आप नाम देते हैं सैप वैक्यूल। इसे आप क्या नाम देते हैं? सैप वैक्यूल। अभी जो सैप वैक्यूल है ये इधर भी होगा, ये भी प्लांट से लिए लाइक अगर ये भी सैप वैक्यूल है, इस सैप वैक्यूल की भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे आप नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। तो अब याद रखिए जी, इस मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो पहली लेयर आ रही होगी वही सेल मेम्ब्रेन। कंफ्यूज हो गई? बाहर वाली चाहे वो दो लेयर बनाए चाहे एक बनाए। अब ये अगर टोनोप्लास्ट है तो इसके बाहर वाली ये वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे ये क्या है? सेल। क्लियर? इधर आ जाइए, इधर फिर जो फर्स्ट वाली है ये सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर वाली ये भी सेल वॉल है और ये भी सेल वॉल। ठीक हो गया? जब भी आप इसे लेबल करें तो आपने अंदर से शुरू होना है टोनोप्लास्ट से, फिर आपको ये इजी हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि एग्जामिनर आप पास पेपर देखिएगा वो दोनों तरह की डायग्राम दे देते हैं, कभी डबल वाली भी दे देते हैं, कभी वो सिंगल वाली भी दे देते हैं। इसकी रीजन है कि बास सेल्स के अंदर ये मेम्ब्रेन डबल होती है और बास लेयर्स के अंदर ये सिंगल भी होती है। ठीक है? हर प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल डबल लेयर भी होती है। क्लियर? अच्छा बेटा, उसके बाद देन इधर आ जाइए, आउटरमोस्ट बाउंड्री इज सेल मेम्ब्रेन। देन इसके अंदर न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस इधर भी होगा। हम पहले इसको एक दफा स्ट्रक्चरली बना ले, फिर एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल और उसका फंक्शन भी। फिर उसके बाद जी माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज या गॉल्जी ऑपरेटर्स किसको कहते हैं? न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे इस तरह के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अटैच होते हैं जिनको आप नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकल। These structures are called एंडोप्लाज्मिक रेटिकल। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि या तो डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं। These are called राइबोसोम्स। इनको हम क्या नाम देंगे? राइबोसोम्स नहीं। क्लियर? अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इधर भी होते हैं। ठीक है? लेकिन हम जो इससे डिफरेंट बाकी चीजें वो बना देते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जो पिगमेंटेड होता है ग्रीन कलर में, उसे क्या नाम देते हैं बता? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है। ठीक है? इनको आप नाम देंगे क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स होती है ये अपने कलर में कैसे होती है? ग्रीन होती है, या ग्रीन कलर। और इनके अंदर जो है फिर वो फर्दर क्लोरोफिल होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? क्योंकि हम सिर्फ उतनी ही चीजें बनाएंगे जितनी हमारे सिलेबस में, वैसे सर में बहुत कुछ होता है। ठीक है? अब एक और चीज हमने यहाँ बनानी है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान होता है। ठीक है? इसी तरह आप देख लीजिए कि ये जो मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट वाली, इस क्लोरोप्लास्ट वाली बाहर वाली जो मेम्ब्रेन और यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान वाला जितना भी हिस्सा है उसमें भी क्या होता है? साइटोप्लाज्म है। तो प्लांट के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो थिन लेयर में होता है। एनिमल सेल में ये काफी थिक लेयर होती है।
अब यहाँ पे टर्म हम यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या होता है ये, पता है किसी को आपस में? व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? आपसे आपका नाम क्या है? इब्राहिम होता है, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, होता है ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इसको आप डिफाइन करते हैं। एक आपने टर्म पढ़ी साइटोप्लाज्म, एक आप पढ़ी प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है, इट इज यूज्ड एज अ होल फॉर everything that is called living material of a cell। इसको हम नाम देते हैं लिविंग मटेरियल ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का जो लिविंग मटेरियल होता है, उसे आप क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर लिविंग मटेरियल में कौन कौन सी चीज शामिल है? नंबर वन, सेल मेम्ब्रेन। नंबर टू, साइटोप्लास्ट। नंबर थ्री, न्यूक्लियस। ये तीन चीजें आती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है, ये भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सारी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको इसका कोई और नाम भी ईयर कहते हैं इसको। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं वहां नहीं, ये सिलेबस में नहीं। आप कभी इसका सिलेबस देखो बेटा, आपने कोशिश करी थी कि सिलेबस आपके पास बुकलेट की शक्ल में हो, कॉन्ट्रीज लाजमी पढ़ा कर। पास दफा नहीं पढ़ाया जाता बस स्कूल्स के अंदर, लेकिन ये सिलेबस के अंदर है। और पास पेपर में क्वेश्चन बेस के ऊपर है, ठीक है। आप देखिए पास पेपर में इसमें क्वेश्चन भी आए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका पास पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, उन्होंने इसको लेबल करके नाम दिया हुआ ये क्या है, उन्होंने पूछा कि which structure is involved in protein synthesis। अगर आपने पढ़ा हो तो आप बताइए ना कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मैंने बताया इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किसमें इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो आपने याद रखना कि राइबोसोम्स दो तरह से प्रेजेंट होते हैं सेल में। आई थिंक दे विल बी डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म, और दे विल बी अटैच्ड ऑन दिस endoplasmic reticulum। So why they have been attached on this endoplasmic reticulum? The reason, actually they are synthesized inside the nucleus, then they are transported outside the cell। यहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं बाहर, तो उनमें से बहुत सारे चिपक जाते हैं इसके ऊपर। अब अगर यहाँ पे चिपके हुए दो राइबोसोम यहाँ पर, वो भी क्या बना रहे हैं, ठीक हो गया। इसीलिए ये पढ़ना है आपने, इसलिए तो उसमें है तो कोई नाम नहीं है स्टेनोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब ये कुछ चीजें मैंने आपको जैसे बताई, तो हमने देखा कि ये प्रोटोप्लाज्म जो है, इसमें ये तीन चीजें आती हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में आ गया, साइटोप्लाज्म भी दोनों के अंदर। मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, इसको डिटेल में दिखाऊंगा आपको। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लिख लीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, कर दीजिए। अब इसके बाद देखो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स भी आएंगे जितने इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, बिकॉज दे आर लिविंग स्ट्रक्चर्स। इसके बाद देन न्यूक्लियस, दिस पार्ट। अच्छा, अब इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर इन सब में से एक चीज मैंने ऐड नहीं की, वो कौन सी है एंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोटोप्लास्ट? एक अहम स्ट्रक्चर मैंने इसमें नहीं लिखा, और वो इसका हिस्सा क्यों नहीं जी? बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल मैंने नहीं लिखी, क्योंकि सेल वॉल क्या होती है, डेड स्ट्रक्चर है। ये आपने याद रखना है कि डेड स्ट्रक्चर, ये लिविंग नहीं है। अच्छा बेटा, अब देखो कि यहाँ पर वो नॉट बी पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए। अब हम आते हैं कि हमने इनको बारी बारी डिस्कस करना है। जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर, वो हम करेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस को देखिए कि न्यूक्लियस क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, लेट्स डू डिस्कस। न्यूक्लियस तमाम यूपीरियोडिक सेल के, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, लेकिन यूपीरियोट्स के अंदर मौजूद होता है।
अब अगर आप प्रोकैरियोट्स के अंदर इसको छोड़ के यूकैरियोट्स में देखें, तो तमाम यूकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें ये डबल मेम्ब्रेन हो। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था यूकैरियोट्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस न्यूक्लियस इज वन ऑफ देम, इट्स डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियर एनवल। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवल। ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, जिस तरह एक सेल के बाहर उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है जो उसको एक शेप दे रही है, सपोर्ट कर रही है, सेम इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियर एनवलप। ये न्यूक्लियर एनवलप क्या करता है कि ये भी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होंगे एक तो उसको सराउंड करेगा और फिर उसको क्या करेगा, एक प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये न्यूक्लियस की ये वाली मेम्ब्रेन है, ठीक। यहाँ पर हमें सिंगल नजर आ रही है, लेकिन अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो नजर, और इसमें छोटे छोटे पोर्स भी नजर आते हैं। उन पोर्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये पोर्स क्या कहलाती है, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर। अच्छा, यहाँ पे मैंने बनाए हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपने याद रखना है कि ये इन पोर्स से ही आगे कंटिन्यू की डबल मेम्ब्रेन होती है, ये इस तरह जा रहे होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाले जो बने हैं, ठीक है। इसके अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियोप्लास्ट। दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लास्ट। इस न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है वो हम पहले बना के देख लेते हैं। इसमें भी एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है जो बड़ा हार्ड होता है, इसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। उसके अलावा इसके अंदर होता है डीएनए। आपने सुना भाई नाम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को आप नाम देते हैं डीएनए। तो जब हम बात करते हैं डीएनए की, डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम है। ये केमिकल होते हैं जो कहां पर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद। इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें दो थ्रेड आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है। एक डीएनए का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है, सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल दो थ्रेड से डबल हेलिक्स होते हैं। इसको आप नाम देते हैं डबल हेलिक्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, दो थ्रेड्स इसमें मिले हुए। अब ये जो डीएनए है, ये क्वाइल हो जाता है, ठीक है, क्वाइल स्ट्रक्चर है, हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर इस तरह का। जब ये क्वाइलिंग स्टेट के अंदर होता है तो आप इसको नाम देते हैं क्रोमेटिन। ये डीएनए हमारे सेल के अंदर जब सेल में डिवाइड करना हो तो अपनी शक्ल को चेंज कर देता है और ये चेंज हो जाता है क्रोमेटिन के अंदर। क्रोमेटिन।
बाद में यही क्रोमाटिन उसको चेंज कर देता है किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। नाम सुना क्रोमोसोम्स का? जी सर। ये जो क्रोमोसोम बनते हैं ये असल में डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। आप उसे क्या नाम देंगे, क्रोमोसोम्स। तो हमारे सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो असल में किससे बने होते हैं, डीएनए से बने। इन क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए के छोटे छोटे यूनिट्स और भी होते हैं जिन्हें आप नाम देते हैं जीन्स का। ये जीन्स भी असल में डीएनए के मॉलिक्यूल्स ही हैं। ये बड़ा मॉलिक्यूल है डीएनए का, और जो जीन्स है ये डीएनए के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। इन जीन्स का काम क्या होता है, ये हमारे अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जीन्स का काम क्या है, हेल्पिंग। अच्छा, लेकिन आपने भी ये खुद राइबोसोम भी कर रहे हैं। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शंस कौन सी प्रोटीन बनानी है कौन देता है, डीएनए। सो इट इज यूनिट। जो जो डबल हेलिक्स वाला जो है इसको क्या कहते हैं, क्रोमाटिन। CHROMATIN, क्रोमाटिन। ये क्रोमाटिन के बाद में जब सेल डिवाइड करना होता है ये क्रोमोसोम के अंदर चेंज होना है। इसके ऊपर मिला जैसे एक कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं जैसे आपको सिंपल सी मिसाल दे सकता हूँ। इसके नीचे लकड़ी है, ठीक है, और इसके ऊपर ये सारा कपड़ा लपेटा हुआ है, और इसके ऊपर एक पिन लगा दिया इसको अलाइन करने के लिए। तो बिल्कुल जीन ऐसे इसके ऊपर लगा हुआ। और ये जीन होते हैं, ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, डीएनए का ये पार्ट, जीन्स जिन्हें आप कहते हैं। अगर किसी के बाल ब्लैक है, किसी के ब्राउन है, किसी के ब्राउन टाइप में, ये सारे कैसे कलर आते हैं, जीन्स की वजह से। किसी की हाइट बहुत लंबी है, किसी की नॉर्मल है, किसी की बहुत छोटी है, तो किस वजह से होती है, जीन्स। किसी के मसल बहुत स्ट्रांग है, किसी के नहीं स्ट्रांग, वो प्रोटीन भी कौन बना रहे, यही बना। तो जीन्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी में हर जगह पे प्रोटीन को बनाना। ये क्लियर होगी बात। देन इसका एक पार्ट आ गया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ना, इसके अंदर बनते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स असल में यहां पर बनते हैं न्यूक्लियस में, याद रखना आपने। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड न्यूक्लियोलस। फ्रॉम हियर दे विल बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इन द साइटोप्लाज्म। जब ये साइटोप्लाज्म में जाते हैं तो कुछ तो आगे निकल आते हैं यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे जमे रह जाते हैं, ठीक है। इसीलिए राइबोसोम्स दो जगह पे होंगे, या तो फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, या वो कहां पर पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाएंगे। और ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये बेटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी न्यूक्लियर पोर्स है ना इन सब से बाहर, क्योंकि देखो न्यूक्लियस के अंदर जो भी बनेगा ना वो बाहर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, फिर रास्ता होगा मिल जाएगा ना, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर। जी ऐसा करिए लोग, इससे आगे चलोगे। ये जो छोटे डॉट्स बने ये राइबोसोम होंगे, इसके अंदर राइबोसोम ठीक है। राइबोसोम जहाँ बनेंगे ये वैसे उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये ब्रेन ऑफ सेल होते हैं। जिस तरह आप देखिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। It's the site of chemical reactions. A nucleus is called brain of a cell. It controls all the activities of the cell. आप लिख सकते हैं, it is brain of a cell and controls all activities. ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है सेल की वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर के अंदर आफ्टर न्यूक्लियस। वो भी स्ट्रक्चर कौन सा है, डबल मेम्ब्रेन। क्योंकि भैया हमने पहले पढ़ लिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। दूसरा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन।
एक होगा तो माइटोकॉन्ड्रियोन, अगर ये एक है, अगर ज्यादा है तो हम इनका नाम देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम माइटोकॉन्ड्रियन और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों यूज करते हैं, इसकी रीजन, हमारी बॉडी में बाहर सेल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे। बाहर सेल में एक से ज्यादा होते हैं तो फिर आप उसे माइटोकॉन्ड्रिया लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जो लिवर सेल हेपेटोसाइट है ना, एक लिवर सेल के अंदर 1500 से लेके 2000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ठीक है, एक के अंदर 1500 से लेके 2000 तक जो है ये हो सकती है। अच्छा, इसीलिए हम जब प्लूरल लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक सिगार शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ये भी डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ, देखिए बिल्कुल स्मूथ जा रही है, जबकि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है, जिससे लेयर्स में होती है बहुत सारी, तो बहुत सारी लेयर्स में अरेंज होती है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ये कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन को समझने की जरूरत है। अक्सर लोग समझते हैं रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना, वो ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है टू रिलीज एनर्जी, अ प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस हुआ, फूड को तोड़ के उससे एनर्जी को रिलीज करने के प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। और हम इसके साथ एरोबिक क्यों लिखते हैं, क्योंकि शाबाश, ये अगर ऑक्सीजन यूज कर रहा है तो ये एरोबिक, वैसे एक एनारोबिक भी होता है जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करता। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होती है, सिर्फ एरोबिक ही होती है, याद रखना है आप। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। इसकी जो शेप है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये बहुत स्पेसिफिक है, जो सीधा में बनाना नॉर्मल तो ऐसी होती है, आप ना भी ऐसे बनाए, आप खाली अगर इस तरह बना के थोड़ी सी रफ सी रफी में आने को भी ठीक है, लेकिन अक्सर बुक में पता क्या इसका पेपर में आती है, और इन लोग तो इस तरह की लाइन की होती है उसने, वो इस तरह बनाता है फिर उसको। तो इससे दूसरी को इस तरह स्पेसिफिकली दे रहा होगा आपको। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमने पढ़ा कि जी एरोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर होती है, और इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये क्या बनाता है, एनर्जी, क्योंकि हमारी सारी बॉडी किस पे काम करती है, एनर्जी पे। वो एनर्जी हमारी बॉडी में किस मॉलिक्यूल की शक्ल में स्टोर होती है, पता है किसी को, ग्लूकोज को तोड़ता है जी, वो का नाम याद रखिएगा, एटीपी, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, बस बराबर नहीं बराबर, ये बेसिक चीज है, और ये बड़ा बड़ा आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर, इसका वैसे पूरा नाम आपको याद रखने की वैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन हम इसे सिर्फ याद रखिए एटीपी। एटीपी अगर आपसे पूछे क्या है, आपने बताना है कि ये मॉलिक्यूल है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स एनर्जी इन आवर बॉडी। हम जो भी एनर्जी को यूज करते हैं वो इस मॉलिक्यूल की शक्ल में करते हैं। ठीक है, प्रोटीन या ग्लूकोज अगर आप खाते हैं ना, उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर,
उसके बाद एक जी, वो टूट के फिर क्या बनेगा, एटीपी बन जाएगा। और ये एटीपी हमारी, देखिए मैं कहता हूँ मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, खाने के बाद हम अक्सर करते हैं ना एनर्जेटिक फील, क्यों कर रहे होते हैं, बहुत सारे एटीपी बने होते हैं बॉडी में। आप खाना खाने के बाद बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप एक दिन तो पूरे भूखे हो, आपको कहते हैं यहाँ से उठ के वहां भी चले जाओ, तो आपको वो भी नहीं कर रहा, नागवार गुजर रहा होता है। उसकी रीजन क्या होती है, यू आर लैक ऑफ एनर्जी। सर तो रेस्पिरेशन हॉस्पिटल में इसके अंदर होते हैं। जी, इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात, एक एनारोबिक भी होता है, लेकिन वो भी इसमें रेलेवेंट नहीं, आगे पढ़ाऊंगा जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही याद रखना है, इसके अंदर ये वाला रेस्पिरेशन है एरोबिक, बाय यूजिंग ऑक्सीजन। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी ज्यादा बनती है, मोर एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, क्योंकि जो एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन होते हैं उसमें कम एनर्जी बनती है। क्या ये बात है कि यहाँ पे कहने वाली नहीं है, ये अगले चैप्टर की बात नहीं। सिंपली बस याद रखिए 3 या 4 बातें इसके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो बीइंग पावर हाउस क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। ये एक प्रोसेस करता है जिसका नाम क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो फूड होता है उसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। फूड को ब्रेक डाउन करके किस मॉलिक्यूल की शक्ल में चेंज किया जाता है, एटीपी के मॉलिक्यूल की शक्ल। और ये स्टोर्ड एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर है। ये जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा हम एनर्जेटिक, उतना ही ज्यादा हमारा स्टेमिना होगा। और जितनी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एटीपी कम होंगे, उतना ही वी आर लैक ऑफ एनर्जी, हमारी उतनी एनर्जी कम, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी में बहुत सारे कामों के लिए चलती है। आपको आइस को ब्लिंक करने के लिए, हार्ट को बीट करने के लिए, सांस लेने के लिए, फिर इवन आप अगर देखते हैं तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बन रही है उनके लिए, मूवमेंट्स के लिए। शायद बॉडी में कोई ऐसा काम हो जहां पे हमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो। तो then चलो, अब उसके बाद हमने पढ़ लिया कि एक तो हमने न्यूक्लियस पढ़ा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, एक और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, वो हम चलेंगे प्लांट के अंदर, तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज जो क्लोरोप्लास्ट है, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब चूंकि टाइम खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट 30 सेकंड लगेगी क्लास खत्म होने में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।